2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्षी खेमा फुल एक्शन में हैं। बैठकों के जरिए शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष के साथ 26 दल हैं तो एनडीए के साथ 38 पार्टियां खड़ी हैं। बंगलुरु में हुई 26 विपक्षी दलों की बैठक में बात आगे बढ़ गई है। इस बैठक में विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन का नाम तय कर लिया है। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस होगा। अब 11 सदस्यों की एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। इस समिति के सदस्यों के नाम की घोषणा मुंबई में की जाएगी। 11 member coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. लोकसभा चुनाव प्रचार के प्रबंधन के लिए विपक्षी दलों के बीच दिल्ली में एक साझा सचिवालय बनाने पर भी सहमति बन गई है। विपक्षी दलों ने तय किया है कि वो आपसी मतभेदों को अलग रखकर आगे बढ़ेंगे। गठबंधन का नाम तय करने के बाद विपक्षी पार्टियां एनडीए को चैलेंज कर रही हैं। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, उससे बचाना है। इधर बीजेपी भी फुल एक्शन में है। दिल्ली में एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां साथ आ गई हैं। इसमें बीजेपी के साथ कुछ नए और कुछ पुराने साथी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों की बैठक पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा बताया। इसके अलावा उन पर परिवारवाद और जातिवाद का जहर बेचने का आरोप भी लगाया। गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। ऐसा लग रहा है कि 2024 के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ का एजेंडा सेट हो गया है। विपक्षी दल कभी हां कभी ना करते करते अब बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या अब 2024 की जंग एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगी? एनडीए और इंडिया में से कौन सा पक्ष ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है? क्या अब ये मान लिया जाए कि विपक्षी दलों के बीच सभी मतभेद खत्म हो गए हैं और अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात बन जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी के सामने किसको अपना चेहरा बनाएंगी? इसी बातचीत होगी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक शरद मणि त्रिपाठी, कांग्रेस की प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक और एनालिस्ट कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ जुड़े। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बस एक ही निवेदन है कि थोड़ा छोटे छोटे बोलिएगा, क्योंकि ज़्यादा बातचीत हो पाएगी, बहुत लंबा चलेंगे तो नहीं हो पाएगी। दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था आज, दोनों तरफ से चैलेंज किया गया। ममता बनर्जी ने कहा, क्या इंडिया को बीजेपी या मोदी जी ये सरकार चैलेंज कर सकते हैं क्या?
मोदी जी ने भी तीखा प्रहार किया, हमला किया और उन्होंने बताया कि ये जो गुट है, जो ग्रुप है, ये भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों का एक संगठन है जो भ्रष्टाचार की गारंटी देते हैं और ये देश बचाने की लड़ाई लड़ने आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि ये देश बचाने की लड़ाई है। इसे बातचीत करते हैं। शलभ मणि जी, आपसे शुरुआत करता हूं। क्या इंडिया को चैलेंज कर सकते हैं आप लोग? नहीं नीरज भाई, मैं तो एक बात कहूंगा कि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं और आज भी हम क्षेत्र में गए थे और उस दौरान ये जो गठबंधन है उस पर चर्चा हो रही थी और एक बुजुर्ग महिला मिली, उनसे बातचीत होने लगी गठबंधन को लेकर, तो उन्होंने कहा देखिए बड़ा स्पष्ट है कि अगर आपको सोनिया गांधी के बेटे के भविष्य की चिंता करनी है तो गठबंधन के साथ जाइए, अगर लालू प्रसाद यादव के बेटे की चिंता करनी है तो गठबंधन के साथ जाइए, अगर आपको अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी के परिवार की चिंता करनी हो तो निश्चित तौर पर गठबंधन के साथ जाइए। लेकिन अगर इस देश के हर परिवार के बच्चे की चिंता करनी है, हर परिवार की चिंता करनी है तो एक ही विकल्प है, वो है नरेंद्र मोदी। किसको नहीं पता नीरज भाई, आपको भी पता है, केजरीवाल जी पानी पी पी कर कोसते थे और चीफ मिनिस्टर है, कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटे नेता है, चीफ मिनिस्टर है। लालू प्रसाद यादव को सजा याफ्ता से लेके न जाने क्या क्या कहा, चारा चोर कहा, 8वीं फेल कहा तेजस्वी यादव को, बार बार कहा। और ये सच भी है, अरविंद केजरीवाल जी की इस बात से हम सहमत हैं कि सजा याफ्ता है लालू प्रसाद यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली को शराब खाने में तब्दील करने वाले मनीष सिसोदिया जेल में है और आप जान रहे हैं कि कोर्ट से लगातार प्रयास हो रहा है जमानत हो जाए, कोर्ट जमानत देने को तैयार नहीं है और लगातार उसमें नाम जो आ रहा है, नेक्स्ट नाम जो आ रहा है वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम आ रहा है। तो ये किस प्रकार का गठबंधन है, इसके पीछे किसका क्या दिलचस्पी है, ये सबको पता है। देश के लोग बहुत जागरूक हैं, देश के लोगों को दिख रहा है कि एक तरफ एक नरेंद्र मोदी हैं जो इस देश के गरीबों को एम्पावर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक छोटी छोटी चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कैसे सशक्त किया जाए इसका प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का आज तक कोई एक आरोप नहीं है। कांग्रेस चिल्लाती रहे, कांग्रेस ने पिछले चुनाव में बहुत सारा अनाप शनाप कहा, इस विधानसभा चुनाव में भी बहुत अनाप शनाप कहा, लेकिन देश के लोग जानते हैं कि मोदी जी का अपना कोई परिवार नहीं है, उनका परिवार इस देश की जनता है। तो बहुत स्पष्ट है कि एक तरफ अपना वंश बचाने के लिए, परिवार बचाने के लिए, दूसरे के बच्चों की चिंता नहीं है, इस देश के 130 करोड़ परिवारों के बच्चों की चिंता नहीं है। चिंता किसकी कि हमारा बच्चा कैसे आगे बढ़ जाए, हमारी कैसे वंशवाद कैसे आगे बढ़ जाए। और दूसरी तरफ एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो निरंतर इस देश के लिए लड़ रहे हैं, इस देश को सशक्त कर रहे हैं। तो ठीक है, गठबंधन बनाने का अधिकार सबका है, लोकतंत्र है, आप कोई भी गठबंधन बनाइए। एक कुएं पर जाके, एक नदी पर जाके भले पानी पीजिए। जब राजीव जी की हत्या हुई थी तो बहुत चर्चा हुई थी डीएमके पार्टी को लेकर और कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि जो हत्या हुई है उसमें डीएमके का हाथ है। आज देखिए राजीव जी के परिवार के राहुल गांधी डीएमके के साथ बैठे हुए हैं, लेफ्ट पार्टी और ममता दीदी, जिस प्रकार का गठबंधन है। तो ठीक है, ये उनका अधिकार है, उन्होंने गठबंधन किया है, लेकिन हमारा भी गठबंधन है नीरज भाई, और वो इस देश की 130 करोड़ जनता के साथ है, इस देश के गरीबों के साथ है, जिनको मोदी जी ने टॉयलेट दिया, आवास दिया, राशन दिया, आयुष्मान की योजना दी। उन गरीब आपने भी 38 दलों का गठबंधन बना लिया है, क्या जरूरत थी आपको? ठीक है, गठबंधन मैंने कहा ना कि लोकतंत्र है, बहुत से ऐसे दल हैं जिनकी अपनी जरूरत है, उनकी अपनी अपनी भूमिका है। और जरा देखिए ना, उसमें आप देखिए कौन लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ओबीसी चेहरा है, बड़ा चेहरा है, आप जानते हैं इस बात को, आपने टेलीविजन पर बहुत बार आपने बैठाया और आप ही नहीं सबने बैठाया है। ओम प्रकाश राजभर जी पिछला चुनाव किसके साथ लड़े? समाजवादी पार्टी के साथ। आज ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, दलितों का, वंचितों का अगर कोई वास्तव में हितैषी है और आप केवल परिवार छोड़ के वास्तव में किसी गरीब की चिंता कोई कर सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के आगे कोई पुत्र नहीं लगा है कि ओम प्रकाश राजभर किसी के बेटे हैं, वो सेल्फ मेड व्यक्ति हैं। तो आज उनको मोदी जी के साथ आना पड़ा। उन्होंने कहा है कि मोदी जी ही चिंता कर सकते हैं। दूसरा बड़ा चेहरा दारा चौहान, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, सीटिंग एमएलए हैं, इस्तीफा देकर चले आ नीरज भाई, और इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो तमाम सारे लोग जो भाजपा की तरफ आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर हो, दारा चौहान हो, बहुत सारे लोग, आज भी एक बड़ा नाम आपने चर्चा में सुना होगा, वो मुख्यमंत्री से मिलकर गए हैं। इस देश के वंचितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश की माताओं बहनों को विश्वास है कि 2024 की जो लड़ाई होने जा रही है, उस जो बेड़ा चलेगा, उस बेड़े में अगर कोई सबसे मजबूत बेड़ा है तो नरेंद्र मोदी जी का है। क्यों? क्योंकि देश की जनता उनके साथ खड़ी है। और ठीक है, गठबंधन करने का अधिकार सबको है, मैं किसी गठबंधन की आलोचना नहीं कर रहा, और ये सवाल तो बनता है ना कि अरविंद केजरीवाल जी पानी पी पी कर जिनको भ्रष्टाचारी कहते रहे, और फिर कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी छोटे नेता नहीं, मुख्यमंत्री हैं, जो कहते रहे कि चारा चोर हैं, ये राहुल गांधी बेईमान है, सोनिया जी भ्रष्टाचारी हैं, शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, आज वो उनके साथ जाके उनके चरणों में पड़े हुए। 36, 38 बनाम 26 के इस शक्ति प्रदर्शन के बीच में कुछ महत्वपूर्ण दल अभी भी जो अलग है, जिसमें बीएसपी किसी के साथ अभी नहीं है, बीआरएस भारत राष्ट्र समिति
बीजू जनता दल, एसएडी, वाईएसआरसीपी, इसमें 2 तो राज्य सरकारें चला रहे हैं और वो अभी किसी खेमे में नहीं है। नंबर आपके सामने है कि 38 और 26 हो चुके हैं। अनुराचार्य जी, देश बचाने के लिए मतभेद भुला दिया आप लोगों ने, लेकिन बहुत तीखा प्रहार प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया, और शलभ भी कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है आप लोगों का, इस पर सबसे बड़ा आरोप ये है कि ये करप्शन और परिवारवाद का एकदम जीता जागता नमूना है। सारे लोग वही जुड़ गए हैं और बहुत सारे कह रहे हैं मतभेद हट गए, लेकिन फिर भी उन मतभेदों के साथ वहां पे खड़े हुए हैं। अनुवा जी। नीरज जी नमस्कार। आप जिसको तीखा प्रहार कह रहे हैं या जोरदार हमला कह रहे हैं, मुझे तो घबराई हुई सी रियाहट लग रही है। वही कोसना, वही निंदा करना। मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता के लिए आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार बढ़ाते जाना हो, रोजगार की जगह नशे का चलन बढ़ाना हो और महंगाओं को काबू कभी ना करना हो, सेना को कमजोर करना हो और सेना के संगठन को तार तार कर देना हो, तो बीजेपी के साथ आइए। मोदी जी के नाम का जो प्रचार का फुग्गा था, बलून, वो फट चुका है और जनता इनके कारनामे समझ चुकी है। तो आपको साफ दिख रहा है कि जो हमारी पार्टी, कांग्रेस ने धुरी बनकर और अपने जैसी सोच वाली पार्टियों को साथ लेकर आए, आपके कहते कहते शायद ये 41 हो गई है इनका एनडीए का जो घटक दल है। और मुझे तो लगता है कि ये अभी तक तो कहते थे कि ये लोग हैं कौन और उनके पास कभी नहीं गए, लेकिन अब जाके उनके सामने गाना गा रहे हैं कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। और इस तरह से वो इतने सारे ऐसे ऐसे दल, पता नहीं रजिस्टर्ड है नहीं है, 41 दल लेकर चले आए हैं जिन लोगों को कोसते रहे हैं। जैसे कि कहते थे कि अजीत पवार जो है चक्की पिसिंग और उसके अलावा कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला करते हैं, और इधर उनको फिर गाना गा के रिझा लिया कि तुम अगर साथ देने का वादा करो तो यूं ही मस्त नगमे सुनाता, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया और फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। बीजेपी का कोई सिद्धांत बचा नहीं। एक समय जरूर ये कोई पार्टी होती थी जिसमें विचारधारा थी, आज कोई विचारधारा नहीं है। सत्ता नाम का एक जो चीज है, इनके हीरामन तोते की जान उस सत्ता में है, और जिस तरह से खदेड़े जाने वाले हैं। अभी तो मध्य प्रदेश देखिएगा। अनुमा जी, अभी 15 दिन पहले जी अजीत पवार आपके साथ थे और आप कह रही हैं कि कोई नीति सिद्धांत है। आपके क्या नीति सिद्धांत है? एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े आप और अब एक साथ हो गए। तो मेरा मानना है कि राजनीतिक दलों को नीति सिद्धांत, मोरल, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अजीत पवार 15 दिन पहले ठीक थे, वो एमवीए में थे, अब इधर आ गए तो वो गड़बड़ हो गए। केजरीवाल जी आपके खिलाफ लड़ रहे, रोज गालियां दे रहे हैं, अब वो ठीक हो गए क्योंकि बात बन गई है। बंगाल में ममता जी, अभी चुनाव में कितनी राजनीतिक हिंसा हुई, आपके खुद आपके अपने नेता उनके विरोध में बात कर रहे हैं, तो नीतियां एक हो गई। नीरज जी, आपका बच्चा जरूर होगा, स्कूल जाता होगा, स्कूल में बच्चे उसके दोस्त होते हैं, पर उन्हीं बच्चों से स्पर्धा होती है, और स्पर्धा को स्पर्धा की तरह लेना ये कांग्रेस पार्टी है। हम स्पर्धा करते हैं, लेकिन हम स्पर्धा करते हुए दूसरे बच्चे की हत्या करके फर्स्ट नहीं आना चाहते। ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि जिन पार्टियों ने संविधान का सम्मान किया है, लोकतंत्र का सम्मान किया है, भले ही वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी हो, लेकिन उनकी और हमारी विचारधारा एक है। जूझेगा इंडिया तभी तो फांसीवाद से जीतेगा इंडिया, और फांसीवाद चला रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो उससे निपटने के लिए, इस देश की विचारधारा को आगे लाने के लिए और बचाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने तरफ से भी कोई प्रतिदान दें, और इंक्लूसिविटी, जो कि इस बात का पूरा जो कोर है वो इंक्लूसिविटी में है, उसके साथ आगे बढ़े, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो अलगाववादी राजनीति है उससे इस देश को बचा सके। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपको तो मालूम ही है कि जून 15 में ही अडवाणी जी कह चुके थे कि ये जो काल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये अघोषित आपातकाल है। तो मैं समझती हूँ अडवाणी जी जब खुद कह चुके हैं तो उसमें आपको भी समझने में कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र, तो आप लोगों ने डाल दिया मुझे मुश्किल में, तो आप लोगों ने गजब डाला है। पहले रुक जाइए, मैं भी बताऊंगा क्या मुश्किल में। जवाब देंगे आप शलभ मणि जी? ये प्रतिस्पर्धा है जिसको आप विरोधाभास के साथ मिल रहे हैं। हाँ। नीरज भाई, आपातकाल की बात वो करते हैं जिन्होंने सिर्फ एक नेता के चुनाव हारने पर इस देश में इमरजेंसी थोपी, न जाने किनको बूटों से रौदा, किनको बंदूक की कुंदों से रौदा, इस देश में लोकतंत्र का खात्मा कर दिया, जो खुलेआम सेंसरशिप जिन्होंने की, मीडिया के लोगों को जेल भेजा, आपका इंडियन एक्सप्रेस का दफ्तर जलवा दिया, जिन्होंने इमरजेंसी थोपी,
जो इमरजेंसी के बाद जिप्सी में निकलते थे तो एक राज परिवार की तरह खुले हुए बाल लेकर राजपथ पर निकलता था, वो परिवार, उस परिवार से जुड़े हुए प्रवक्ता जब बोलने दीजिए अपनी बारी में देखिए, मैं दोनों को समय दे रहा हूँ ना, आप आपके पास आऊंगा तो आप कुछ ऐसा आपत्तिजनक नहीं बोला, मैंने वही बोला किताबों में रखेंगे तो मैं बोलूंगी नीरज जी, कृपया हटवाइए। एक मिनट मेरी स्क्रीन का विंडो क्या होगा ये कोई पार्टी तय नहीं कर सकती। मैं वंस फॉर ऑल क्लियर कर देता हूं कि मैं कैसे मेरा डायरेक्टर विंडो बनाएगा ये आप तय नहीं करेंगी ना, बिल्कुल तय नहीं करेंगी। ये मेरा प्रोडक्शन हाउस है, ये तय करेगा कि मुझे क्या विंडो बनाना है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप दोनों को वर्सेस में दिखाएंगे तो फिर दोनों के सवाल जवाब होने चाहिए। हाँ तो दोनों के हो तो रहे हैं, आपसे ही बात करूं, उनसे बात, दो ही लोगों से भी मैंने बात की, 3 मेहमानों के पास में गया भी नहीं। जवाब आपकी बात का दे रहे तो आपको ही दिखाया जाएगा ना, इसको इतना ज्यादा टची मत बनिए प्लीज। ये राय कोई मत दे कि विंडो में क्या दिखाई जाएगी। आजकल राजनीतिक दलों को ये बड़ा शौक हो गया कि आपने इनको विंडो में क्यों दिखाया, ये सब मत बताइए, ये मेरा काम है, ये मैं तय करूंगा। चलिए कंटिन्यू करें, अपनी बारे बोलिए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। मैम, जिन्होंने देश के लोकतंत्र को जूतों के तले रोदने का प्रयास किया हो, वो जब आपातकाल की बात करते हैं नीरज भाई, संविधान खतरे में है, वो जब ऐसी बात करते हैं कितनी हैरानी होती है। अभी हमारी बहन कह रही थी सेनाओं को सशक्त किया, अरे सेना को तो आपने ऐसा सशक्त किया था कि इस देश में कोई महीना ऐसा नहीं बीतता था 2014 के पहले जब देश के भीतर आतंकी हमले हों। हमने झेले हैं, काशी में बाबा संकट मोचन के दरवाजे पर खून से लहूलुहान किया था, वहां लाशें बिछाई गई थी, किसकी सरकार? दशाश्वमेध घाट पे मां गंगा को खून से नहलाने का प्रयास हुआ था, किसकी सरकार? 2014 के पहले किस प्रकार की हालत कर रखी थी। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ है आप बताइए ना, कोई आतंकी हमला हुआ क्या? आपने कर्नल पुरोहित तक को जेल भेजा, आपने कर्नल पुरोहित तक को जेल भेजा, क्यों? क्योंकि आप जो बहादुर लोग थे उनको आप चाहते थे कि वो कमजोर पड़े, उनका मनोबल गिरे। और ये देश आज देख रहा है कि देश किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त हुआ है। देश में आतंकी हमला होता था, मनमोहन सिंह जी अमेरिका जाते थे, कहते थे पाकिस्तान से बचाओ, पाकिस्तान से बचाओ। बस 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, बस 10 सेकंड। जी, देश में आतंकी हमला होता था, मनमोहन सिंह जी जाते थे अमेरिका, कहते थे पाकिस्तान से बचाओ, पाकिस्तान से बचाओ। देश में आतंकी हमला होता था, मनमोहन सिंह जी रशिया जाते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ जाते थे, पाकिस्तान से बचाओ। आज पाकिस्तान जैसा कायर मुल्क पूरी दुनिया में घूम रहा है, कह रहा भारत से बचाओ, भारत से बचाओ। ये परिवर्तन हुआ। जी अनुमा जी बोलिए। बहुत सारे झूठ सुन लिए मैंने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही हमारी संसद पर हमला हुआ, उन्हीं के समय कारगिल हुआ, यानी कि इंटेलिजेंस फेलियर इस कदर बढ़ा कि इस तरह से कारगिल में हमारे जवानों को शहादत देनी पड़ी। उरी का हमला इनके समय हुआ, पठानकोट का हमला इनके समय हुआ, श्रीनगर पे ड्रोन अटैक हुआ, अभी राजौरी और पुंछ में आतंकवादियों ने हमारे जवानों की शहादत कर दी। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद आंकड़ों पर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि पहले कितने आतंकवादी संगठन थे, 156 के करीब थे, आज 475 से ज्यादा उस एरिया में काम कर रहे हैं। तो ये ऊट पटांग बातें उनसे किया करें जो फौज से नहीं आते। जो फौज से आते हैं वो कर्नल पुरोहित ने क्या किया था तो उसका सच भी जानते हैं, और कर्नल पुरोहित को क्यों बचाया जा रहा है उसका सच भी जानते हैं। और जितने फौजी हैं, जितने फौजी 100% फौजी जानते हैं कर्नल पुरोहित ने क्या किया था। उसके बाद आप लोगों ने, जिसने दंगा भड़काया उसको आप लोगों ने बचाया है। एक एक फौजी अधिकारी से पूछ लीजिएगा, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो काम करने वाले हो, सब जानते हैं। तो इस तरह की झूठी बातें मत कहिए। अग्निपथ जैसी घटिया स्कीम लाके इस देश की सेना का अग्निवीर सारी बातें जो है, और बार बार आप उनको मौका देते हैं, यही बार मौका देना चाहिए। जी जी, अग्निवीर योजना है, अग्निपथ नहीं। खैर एनीवे, चीज है अग्निपथ हो अग्निवीर हो, आप लोग को ड्रामेटिक नाम रखने की इनको आदत है, लेकिन मेरी सेना तो तार हो रही है ना उस घटिया स्कीम के कारण। आज गोरखा है नेपाल से आ नहीं रहे। आपको तो पता होगा कि किस तरह से नेपाल ने मना कर दिया है कि अग्निपथ योजना में कोई नहीं जाएगा। आपको पता है कि सुनिए ना, आप अग्निवीर योजना पे डिस्कशन मत करिए। आप अगर बात करेंगे तो मैं आप मुझे टोक रहे हैं ना। अग्निपथ हो अग्निवीर हो, क्या फर्क पड़ता है? जो बर्बाद कर रहा है नाम सही लेना चाहिए। मैं तो आपको नाम करेक्ट किया है, आपका मंतव्य हो सकता है। अच्छा एक मिनट सुनिए ना, तो वही घटियापन की है ना अग्निवीर। नहीं, आप इस तरीके से करके आप सेना का भी अपमान कर रहे हैं कि वो घटिया योजना है। जो लोग अग्निवीर में जा रहे हैं वो घटिया लोग हैं क्या? आप क्या ये सब बातें मत करिए। आप फौज में रह चुकी हैं, आपको फौज में सम्मान होना चाहिए। सुनाई नहीं दे रही है, आप प्लीज अपने चैनल से बोलिए कि मुझे थोड़ा सा हाँ, जब इम्पोर्टेंट बात होने लगती है तो लोगों को सुनाई नहीं पड़ती, तब आप थोड़ा सा शांत रहिए। आपकी आवाज आधी आप सुनाई देने लगी। अभी मैंने बोला आप सुनाई दे रही है, जब मैं काम की बात बोल रहा हूँ तब सुनाई नहीं दे रही है। तो फौज के अग्निवीर, अच्छा आप शांत हो जाइए तो सुनाई देगा आपको। अनुमा जी एक मिनट शांत हो। क्या होता है जब हम लोग जुड़ते हैं ना टेक्नोलॉजी के थ्रू,
तो 10 सेकंड का एक लैग होता है, इसलिए दूसरे की बात को 10 सेकंड रुक जाना चाहिए, सुन लेना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ सवाल सुन के जवाब देंगे तो बेटर दे पाएंगे। अब आप दोनों लोग शांत रहिए एक मिनट। अब्बास हैदर, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। अब्बास भाई, क्या भूमिका है आप लोगों की इंडिया में? I.N.India जो नया इंडिया बना उसमें क्या भूमिका है आपकी? कांग्रेस की क्या भूमिका देंगे आप यूपी में? देखिए जो इंडिया है वो इंडिया की जनता है, और इंडिया की जनता आज इंडिया के साथ आ गई है नए भारत की परिकल्पना करते हुए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में देश को पीछे की ओर ढकेलने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम किया है, आज इंडिया एक समावेशी समाज बनाने का काम करना चाहता है। वो चाहता है कि समाज में आर्थिक असमानता ना हो, वो चाहता है कि समाज को धर्म जात के नाम पे बांटा ना जाए। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल के अपने शासन काल में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों में जो ज्यादतियां करने का काम किया है, उनके हित और अधिकारों को छीनने का काम किया है, उसके खिलाफ इंडिया लड़ाई लड़ेगा और ये निर्णायक लड़ाई होगी। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ओम प्रकाश राजभर का नाम ले रहे थे, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो कमजोर हैं, जो देश के संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनके लिए ये 2024 की लड़ाई नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जाएंगे, और वो लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से काम कर रहे थे, वो तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। और इनको भी बताना चाहिए कि जिन लोगों के घर बुलडोजर चलाने की बात करते थे, जिन लोगों को आतंकी और माफिया समझते थे, आज उनके लिए क्या इनका विजन, इनकी सोच बदल गई? आज तो ये उनके सहयोगी हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है पूरे देश में, राज्यों में घूम घूम करके इनको सहयोगियों को, पार्टियों को लाना पड़ रहा है। वो पार्टियां कौन सी? किसी के पास जीरो सांसद है, किसी के पास 1, किसी के पास 2। इससे बड़ी कोई रिकॉग्नाइज पार्टी एनडीए में नहीं है। फोटो शूट हो रहा है शोका होटल में, जिसमें आगे भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े और पीछे एक नेता खड़े जिनको अपमानित करने का काम किया, जिनकी पार्टी को तोड़ने और लूटने का काम इन्होंने किया। आज उनको भी बुला के लाना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। अभी मैं शलभ भाई से कहूंगा कि आपके जो पूरा संगठन बना है, जो 26 लोगों की कितनी पार्टी? आपने शलभ भाई को पूरा समय दिया, समाजवादी पार्टी को बोलने के लिए सवाल पूछूंगा। शलभ भाई थोड़ी बोल रहे हैं, मैं तो सवाल पूछूंगा ना। राजभर अभी आपके साथ थे नहीं थे कुछ समय पहले तक, तब तो सब मिलके हरा रहे थे यूपी में योगी जी को। राजभर हमारे साथ थे, क्यों साथ थे मैं बता रहा हूं। देखिए जवाब नहीं बोले, नहीं जवाब सुन लीजिए। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनता देख के छोड़ करके आ गए, हमारे साथ खड़े हो गए। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो सत्ता लोलुपता इतनी ज्यादा है, इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं कि सत्ता में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। पानी पी पी के गाली बकते थे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को। आज भाजपा को लेना पड़ा। समझिए कितने बैकफुट में है, समझ रहे हार रहे 2024 में। ऑर्गेनाइजर लिख रहा है कि आपको ना हिंदुत्व जिता सकता है, ना प्रधानमंत्री जिता सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी का मुखपत्र थोड़ी है, आरएसएस का मुखपत्र है। वो ये बात कह रहा है। हम कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के साथ में कौन कौन है ये भी तो देखिए आप ये देखिए। ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि पिछड़ों का अधिकार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो कहते थे कि भाई कास्ट आप जो है जाति की जनगणना कराइए। आज कहां है वो मुद्दे? आज भारतीय जनता पार्टी क्यों अच्छी हो गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी एक फोटो शूट कराना चाहती है। 38 दलों का नाम आप चला भाई अगर ये 38 दलों का नाम ले ले जिनकी ये बात कर रहे हैं तो मैं मान रुकिए। अभी 2 राजनीतिक दल एक तरफ है, तो एक मौका शलभ आपके लिए। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, फिर मैं संजय जी और कार्तिक के पास जा रहा हूं। बताइए क्या जवाब देना चाह रहे थे आप? नीरज भाई, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ों का चेहरा है, इनको भी पता है। इसी बात पर देके ये कहते थे हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। आप 38 दलों का नाम बता दीजिए, कितने सांसद हैं ओम प्रकाश राजभर जी के? आप 38 दलों का आप नाम बता दीजिए बस। नीरज भाई, यही एंकर सवाल, इनके सवाल का जवाब दूं या आप? नहीं, अरे आप 38 दलों का नाम बता दीजिए भाई बस। आप 26 दलों का नाम बता दीजिए जरा। अब्बास हैदर, आप 26 दलों का नाम बता दीजिए। अच्छा चलिए ये मैं बता दूंगा। अच्छा एनडीए की 9 साल में क्या बैठकें हुई ये बता दीजिए। चलिए मुझे बोलने क्या बैठकें 9 साल में हुई ये बता दीजिए। अब्बास हैदर वन-ऑन-वन के अलाउड नहीं भाई, आपके सवाल का जवाब देने के नहीं बैठा आप वन-ऑन-वन मत करिए। आप एंकर नहीं, ठीक है। मैं जो आपके भी जो कोई नहीं बोल रहा तो आप क्यों बोल रहे हैं ना? नीरज भाई, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ों का बड़ा चेहरा है, दलितों का बड़ा चेहरा है, और ये लेके गए थे डिप्टी सीएम बनाएंगे। आज जैसे ओम प्रकाश राजभर जी ने महसूस किया कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो भाजपा के साथ आ गए, वो मोदी जी के साथ आ गए। ये पानी पी पी की गाली देना शुरू की। चलिए पहला नाम। दूसरा नाम दारा चौहान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, बड़ा चेहरा है पिछड़ों का, पूर्वांचल में काफी बड़ा चेहरा है। जैसे उन्होंने देखा कि नहीं मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता, वो मोदी जी के साथ में खड़े हो गए। तो जो समाजवादी पार्टी जो अपना घर नहीं बचा पाई, अपना किला नहीं बचा पाई, धर्मेंद्र यादव अभी 6 महीने पहले चुनाव हारे हैं,
इनके परिवार के हैं। और आए थे किसने चुनाव हराया? ई रिक्शा चलाकर जिस व्यक्ति ने अपनी जगह बनाई, निरहुआ यादव ने आजमगढ़ का चुनाव बुरी तरह हराया। तो दलित पिछड़ों ने जिस प्रकार से मोदी जी का साथ दिया है। रुकिए, अब आप भी रुकिए। संजय जी और कार्तिक लिखे, देखिए 22 मिनट हमने आप तीनों लोगों को दे दिया, सफिशिएंट है। मतलब ये कंप्लेंट मत करिए कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। संजय जी और कार्तिकेय जी, एक बात अभी अब्बास हैदर ने बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि सत्ता लोलुपता के कारण इधर उधर जा रहे हैं। ये है असली की, जिसकी वजह से सारे दलों के बीच में गठबंधन बन रहा है। तो ये जो भी इंडिया बना है और चैलेंज है सामने, मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, एनडीए कह लीजिए आप उसको, कैसे देखते हैं आप इसको? संजय जी पहले आप, फिर कार्तिक जी आपके पास आ रहे हैं, गणित बताइएगा आप मुझे। बताइए संजय जी। नीरज जी, मुझे एक चीज बताइए, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता के लिए नहीं राजनीति करती? अगर सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एनजीओ है, राइट? पहले तो इस भ्रांति से निकल जाना चाहिए, यह बात नहीं करनी चाहिए कि वो सत्ता की राजनीति करते हैं। आज भी जो भी 26 दल उभर आए हैं, या इसके पहले उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, तो उस समय जहां जिसके साथ भी, जहां भी, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, जो भी ध्रुवीकरण या गठबंधन बनता है वो सत्ता के लिए ही बनता है। अगर कल को मान लीजिए एनडीए हार जाएगी, जैसे आज यूपीए का अस्तित्व नहीं है क्योंकि यूपीए खत्म हो गया, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। अगर वही सत्ता में होते तो यूपीए बरकरार रहती, राइट? तो इसलिए इस भ्रांति से पहले दूर हो जाए कि वो सत्ता की राजनीति करते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि कौन से लोग आए कौन से लोग गए, सबसे बड़ी बात है कि सभी को अपना अपना अधिकार है किसी भी समय आपको अपना परमिटेशन कॉम्बिनेशन चुनने का। लेकिन एक चीज है कि ये नाम जो एनडीए है, इंडिया है, ये बड़ा नाम इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आप I.N.I.A करके चला रहे हैं, वैसा चलेगा नहीं, वो इंडिया ही वो चलेगा। जैसे किसी और मैं चैनल देख रहा था तो ये पता चला कि ये ममता बनर्जी ने ये नाम दिया था और बाकी सब लोग इस नाम से सहमत नहीं थे, अंत में सभी सहमत हो गए। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अभी तक का जो गठबंधन था उसमें एक तरफ बीजेपी थी और एक तरफ कांग्रेस जो पोल पोजीशन में थी। और ये इसलिए होता है कि वो जो मेन पार्टी होती है उसके अंदर, उसके नेता के अंदर ये क्षमता होती है कि वो बाकी वोट्स को अट्रैक्ट करेगा। अब मान लीजिए यूपीए नहीं है और इंडिया एक नया फॉर्मेशन आया है, तो इंडिया की बात हो रही कि इंडिया जीतेगा, इंडिया के साथ जो भी आता है वो हार जाता है। तो एक मिनट, अगर कांग्रेस की तरफ से अगर सोचें तो ये किसी समय में 70 के दशक में कहा गया था, चूंकि इमरजेंसी की एक बात आई कि इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया, तो वहां से लेकर के 26 दल के साथ अगर इंडिया की बात होती है तो ये भी एक विचार का विषय हो। दूसरा ये है कि मान लीजिए अभी से आप 10 महीने बाद की कल्पना करिए, मान लीजिए कि जैसा अभी की संभावनाओं में ये लग रहा है, या चलिए हाइपोथेटिकल मान के चलते हैं कि एनडीए जीत जाती है, इंडिया हार जाता है, तो हेडलाइन आप क्या चलाएंगे? इंडिया लूजेस एंड एनडीए विंस। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। दूसरी चीज है कि सबको अपना नाम रखने का अधिकार है, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। बच गया एक चीज जरूर है कि जैसे हर जो नेता होता है, ये अलायंस किस लिए होता है कि अलायंस जो भी पार्टनर है वो पार्टनर कुछ इंक्रीमेंटल वोट किसी जगह पे लेकर के आ रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो इसलिए मैं यूपी का एक आपके सामने कि जैसे मान लीजिए कि पिछले बार बीएसपी, आरएलडी और सपा का अलायंस हुआ था और कांग्रेस एक तरह से उसमें डोमिनेंट पार्टनर थी, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ अमेठी रायबरेली में गठबंधन ने कैंडिडेट नहीं उतारा था और कांग्रेस ने भी कुछ जगह कैंडिडेट इनके खिलाफ नहीं उतारे थे। जो नतीजा हुआ, नहीं आगे हमको लगता है सीटों का समझौता होगा तो केवल रायबरेली अमेठी क्यों ज्यादा सीटें देंगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब रिजल्ट आई तो सपा 5 की 5 पे रह गई, विधानसभा में वो कांग्रेस के साथ गए, नुकसान किसका हुआ? सपा का हुआ। तो ये जो इंक्रीमेंटल वोट आना चाहिए दूसरी पार्टी से, वो पार्टी से जब तक इंक्रीमेंटल वोट नहीं आएगा तब तक ये गठबंधन उस तरह से नहीं चल सकता है। बच गई नंबर्स की बात कि 26 बनाम 38। तो देखिए, जब आप आज के डेट में अगर आप सामने वाले को नंबर्स दिखाएंगे कि देखो हमारी सेना में इतने सिपाही हैं, तो दूसरा सामने से लेकर के खड़ा हो जाएगा कि नहीं जी हमारे आपके पास 26 है और हमारे पास इतने हैं। तो मूल चीज ये है कि जो सेंटर ऑफ अलायंस में है उसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या ताकत है। वहां सेंटर ऑफ अलायंस में नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है जो 303 के नंबर पे अपने, यहाँ मेरे ख्याल में कांग्रेस होगी सेंटर में।
इस बार कांग्रेस मतलब दोनों बार 50 के नीचे और 50 के आसपास वो है। आप यूपीए खत्म करके एक नया नोमेनक्लेचर लाते हैं जी। ये भी अनवरी से समझूंगा कि सेंटर में कौन होगा, इसको लीड कौन करेगा इंडिया को, जो ये नया संगठन बना है। लेकिन कार्तिकेय बतख करके जो गणित बनाई गई है, दोनों तरफ के दल है, वो कैसे देखते, क्या मैथमेटिकली और केमिस्ट्री के हिसाब से फिट बैठते हैं सारे दलों का जो नया इंडिया बना है? नीरज जी, पहले तो मैं क्षमा मांग के विनम्रता पूर्वक बोलना चाहूंगा, स्कीम का नाम असल में अग्निपथ ही है। अग्निवीर उसके जो सोल्जर्स हैं वो हैं। तो मैं, आपने जो सवाल पूछा इसको दो बांटों में बांट देते हैं। एक एनडीए, और जो एनडीए है और जो आज एक नया अलायंस का नामकरण हुआ है। दोनों अलायंसेस की जरूरतें बिल्कुल अलग हैं, दोनों के स्वरूप बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ जो सत्ता पक्ष का अलायंस है आज की तारीख में, वहां पर जो सेंट्रल पार्टी है उसने रिएक्ट किया है ऑपोजिशन के अलायंस के जो शो है उसको, और उन्होंने इन पार्टियों को अपने साथ इसलिए लाया है कि ये दिखाने के लिए कि हम पर ये तोहमत लगाई जा रही है कि हम एक डाइवर्सिटी को हम चेरिश नहीं करते, वो गलत है। हमारे पास भी समर्थन है अलग अलग पार्टियों का, चाहे वो जितनी छोटी बड़ी हो, रीजनल एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। सही बात यह है कि इन 38 सीटों में 38 पार्टियों में काफी सारी पार्टियां ऐसी हैं जो शायद 1 या 2 सीट भी नहीं ला सकती लोकसभा में, और या फिर वो दूसरी पार्टी से टूटी हुई हैं। मैं इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, मैं बस कह रहा हूं कि ये एक मैसेजिंग की बात है। तो क्योंकि बीजेपी के पास अपनी 303 सीटें, उन्हें शायद इतनी रिलायंस नहीं है छोटी पार्टीज में, बट एक मैसेजिंग की बात है। दूसरी ओर अगर आप देखें जो विपक्ष का अलायंस है, वहां पे ये बात बिल्कुल सही है कि जो केंद्र की पार्टी है, सेंट्रल पार्टी कांग्रेस, जिसको कायदे से बड़ी पार्टी होना चाहिए उस अलायंस में, उसके पास केवल 50 सीटें हैं। तो वहां पर उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। वहां पर जो है आपको वोट ट्रांसफर चाहिए, आपको अरिथमेटिक चाहिए, आपको केमिस्ट्री चाहिए। अब एक आपने सवाल पूछा अरिथमेटिक केमिस्ट्री क्या बन रही है। देखिए बहुत सरल है। भाजपा ने 2019 में ऐसी 224 सीटें थी जहां 50% से ऊपर वोट शेयर पाया था। तो ऐसी सीटों पर तो कोई अरिथमेटिक काम नहीं करेगा, वोट ट्रांसफर भी काम नहीं करेगा, ठीक है। 47% के ऊपर उनकी मेजॉरिटी है, मतलब ऐसी सीटें 270 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां 47% प्लस उनका वोट शेयर है। कहने का मतलब है अगर आप केवल उस बेसलाइन वोट से जाएं, जो कि एक सही अप्रोक्सीमेशन नहीं है, बट ठीक है, और कोई डेटा नहीं है तो उसके आधार पे हम बात कर सकते हैं, आपका भी स्क्रीन पे आ गया है। अगर आप वहां से शुरू करते हैं तो अरिथमेटिक का पोटेंशियल बीजेपी को डेंट करने का कम है, केमिस्ट्री का रोल ज्यादा रहेगा। इसलिए जो लड़ाई है वो अब शुरू होती है। नाम सही है, ठीक है, लेकिन अब ये नाम रिप्रेजेंट क्या करेगा और क्या पार्टीज अपनी क्रेडिबिलिटी एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाएंगे। मसलन 224 सीटों में जहां 50% से ऊपर भाजपा का वोट है, उसमें से तकरीबन 125 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। ये 2 वे फाइट है। यहां पे तो कोई तीसरी पार्टी आके कांग्रेस को मदद अरिथमेटिकली नहीं कर सकती, लेकिन वो मदद कैसे कर सकती हैं कि अगर नीतीश कुमार जी, केजरीवाल जी जाके कांग्रेस के लिए कैंपेन करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, और बोलें कि देखिए हम इनके साथ हैं, हमारी एक यूएसपी है। नीतीश कुमार जी बोले मेरी यूएसपी सोशल जस्टिस है, केजरीवाल जी बोले मेरी यूएसपी अर्बन गवर्नेंस है, और वो केमिस्ट्री अगर वो क्रेडिबिलिटी अगर वो ट्रांसफर कर पाते हैं कांग्रेस पे। एक चीज बताइए आप, ये जो आंकड़ा हम लोग भी चला रहे हैं कि 224 सीटें ऐसी जहां पे 50% से ज्यादा वोट के साथ बीजेपी जीती है, उसमें से 105 सीटें ऐसी हैं जहां 3 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीती है, 190 सीटें से जहां पे डायरेक्ट फाइट कांग्रेस की बनती है, और 164 सीटें से जहां 2 लाख प्लस से जीती है। तो आप जो कह रहे हैं कि उसमें क्या इतना बड़ा डेंट आ सकता है, क्या संभव है इतना बड़ा डेंट आना? देखिए नीरज जी, आने को तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो किस कंडीशन में आएगा, मैं वही बता रहा हूं कि टफ चैलेंज है, लेकिन क्या इम्पॉसिबल है? नहीं। लेकिन उसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो अरिथमेटिक के थ्रू नहीं बनती, उसकी ट्रैजेक्टरी केमिस्ट्री के थ्रू बनती है। यही समझना होगा कि आपको अपनी मैसेजिंग इतनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी और अलग अलग लीडर्स को सेम मैसेजिंग को एम्पलीफाई करके प्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि जो आपका एक फेवरेट वर्ड है क्रेडिबिलिटी, जो आप बहुत यूज करते हैं, वो क्रेडिबिलिटी ट्रांसफर हो, वोट ट्रांसफर हो, लेकिन उससे बड़ी बात क्रेडिबिलिटी ट्रांसफर होनी पड़ेगी, तब जाके ऑपोजिशन कोई एक फ्रंट माउंट कर पाएगा अगले साल। ओके अनवर जी, इसका आप जवाब देंगे। 224 सीटों में 50% से ज्यादा वोट शेयर है बीजेपी का जहां पे, और आपकी 190 सीट पे डायरेक्ट फाइट।
तो जो कार्तिकेय कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेजिंग नहीं हो पाई तो केमिस्ट्री नहीं मिल पाएगी, केवल मैथमेटिक्स से काम नहीं होगा। सवाल किससे पूछा गया? आपसे अनवर जी, आपसे पूछा है। कांग्रेस सवाल है। मैं वही बता रही थी कि मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। एनीवे, तो वो जो कह रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात कही अभी पिछले प्रवक्ता ने, केमिस्ट्री की बात जो कही। तो केमिस्ट्री शुरू होती है भारत जोड़ो यात्रा से, और उसके बाद हमने देखा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने जीता, उसके बाद कर्नाटक जीता, मध्य प्रदेश अभी जीतने वाली है, छत्तीसगढ़ में दोबारा हमारी सरकार बनेगी और राजस्थान में भी। तो ये मैं इतने आत्मविश्वास से इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब आप एलिमिनेशन के राउंड से जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में कितनी सीट बीजेपी को पहले मिली थी, अब कितनी मिलने वाली है, कर्नाटक में पहले कितनी मिली थी, अब कितनी मिलने वाली है, मध्य प्रदेश में पहले पूरी 28 सीट, 29 में से 28 सीट ले गई थी, अब वहां क्या इतनी मिलने वाली है। और इसी तरह से बिहार में देखेंगे तो वहां पर भी ये देखने में आएगा कि बीजेपी को जो पहले सीटें मिली थी, यहां तक कि वेस्ट बंगाल में भी उतनी सीट नहीं आने वाली है। अगर आप इस एलिमिनेशन के उससे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मिस्टर बत्रा कह रहे थे इससे पहले, उनकी बात में दम है कि ये असंभव नहीं है और ये हो सकता है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से काफी चैनल हैं जो अलग अलग समय पे पोल करते हैं, और आपको ये मालूम होगा कि आरएसएस ने इंडिविजुअली एक इंडिपेंडेंट सर्वेक्षण करवाया है, और उस सर्वेक्षण के बाद भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकी है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी की भाषा में, उनकी भाषा और भी खराब हुई है, उनके गिरने का स्तर पार होता जा रहा है। वो जान गए हैं कि अब संघ भी जो है मोदी नाम के पूर्व प्रचारक से अघा चुका है, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को कोसने के बजाय दो सभ्य शब्द नहीं बोल सकते। पूरे 9 सालों में सिर्फ लोगों को कोसा है उन्होंने। तो इसलिए अब मैंने कहा ना कि ऐसा कोई मैजिक बचा नहीं है। अब आप देखिए, आप मानने तैयार नहीं है कि 41 पार्टियां, आप कह रहे हैं 38। मैं तो बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनको चुनौती देती हूं कि उस 38 में से कम 25 नाम बोल दें, तो वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी जो जुड़े हैं वो भी उनके बारे में नहीं मालूम। तो इस तरह से जो चीजें हो रही है, और आप ये देखिए कि घोटालों का जहां तक सवाल है, आप पीएम केयर के बारे में जानते हैं ना, तो उसका ऑडिट हो सकता ना ये लोगों पर, उसमें पीएम नाम क्यों जुड़ा है कोई नहीं बताएगा। सीएजी की पहले रिपोर्ट नियमित आती थी, उसके बाद संसद में चर्चा होती थी, वो भी नहीं हो पा रही है। तो जिस कदर के घोटाले यहाँ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और चूंकि ईडी, सीबीआई, विजिलेंस सब उसके साथ में है, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी, नहीं तो प्रधानमंत्री की जो डिग्री का छूट है उसी पर उनको क्वालिफाइड कर दिया होता। जी शलभ जी, मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं बोलूंगा तो मुझे टोका नहीं जाएगा। मुझे बड़ी हैरानी होती है। देखिए, गुजरात इतनी बुरी तरह हारे, उसकी चर्चा नहीं की, यात्रा के बाद ही हारे थे। और गुजरात के बारे में तो नीरज भाई आपको भी पता है कि जब राहुल गांधी जी का कार्यक्रम यहाँ से दिल्ली से जाता था कि भाई राहुल जी का भाषण लगाओ, राहुल जी का कार्यक्रम लगाओ, तो कैंडिडेट्स ने कहा कि नहीं साहब, अभी तो हम हार रहे हैं 1.5 लाख से, राहुल जी आएंगे तो हम 2 लाख से हारेंगे। पूरी तरह हारे। नॉर्थ ईस्ट हारे, उत्तर प्रदेश भी उसके पहले बुरी तरह से हारे। और मैं तो एक बात कहूंगा, जो लोग अभी केमिस्ट्री और अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, आपको उत्तर प्रदेश का चुनाव याद होगा 2019 का। 2019 के चुनाव में सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे नीरज भाई, आपको याद है ना। और कांग्रेस भी उनके साथ बैकडोर से मिली हुई थी, और कहा गया साहब बहुत बड़ा गठबंधन हो गया, अब ये हाथी साइकिल मिल गया, अब तो ये होगा वो होगा। हुआ क्या? 5 सीटें समाजवादी पार्टी की हैसियत में आई और हाथी ने अंडा दे दिया। क्यों? क्योंकि दोनों के वोटर्स ने कहा कि ये गैर नियत वाला गठबंधन है, बिना नीति वाला गठबंधन है, और भारतीय जनता पार्टी जाकर खड़े हो गए। ये वो लोग हैं जो कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं। ये प्रधानमंत्री जी पर टीका टिप्पणी किस प्रकार की कर रही हैं, और यही टीका टिप्पणी इनकी नेता ने की थी, मौत का सौदागर से लेके बार बार बोला था। और कौन लोग बोल रहे हैं? जिनका नेतृत्व करता राहुल गांधी अमेठी का चुनाव बुरी तरह हारे, अपना घर नहीं बचा पाए, जिसको लोग कहते थे खानदान की पार्टी थी ये सीट, अमेठी से जिस तरह हारे हैं आप, मतलब पूरी दुनिया, हम लोग भी दंग रह गए कि अमेठी की जनता ने खदेड़ दिया, वहां से भगा दिया। और रायबरेली भी हारेंगे, जाके वायनाड में जाकर पीएफआई का समर्थन करना पड़ा, तब जाकर वहां चुनाव जीते। मैं तो हैरान हूं, इस देश की जनता देख रही है कि आज उनके नेतृत्व में, हम तो बधाई देते हैं पूरे गठबंधन को, जो विपक्ष का गठबंधन है, बधाई देते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़िए। अमेठी की जनता ने जिस तरह खदेड़ा है, भारत की जनता खदेड़ेगी, और दोबारा जहां बर्थडे मनाने जाते हैं ना इटली, वहीं जाके बर्थडे मनाएंगे, वहीं जब मनाएंगे। एक बात और नीरज भाई, हमारी बहन बस विंग कमांडर हमारी बहन बैठी हैं, कैसे रह पाती है कांग्रेस में? आपके कांग्रेस ने जिसको स्टार प्रचारक बनाया कन्हैया कुमार को, उस कन्हैया कुमार ने कहा बलात्कारी है सेना। आप रह कैसे पाती है कांग्रेस में? सेना का अपमान झेल के रहती हैं। जो कहता है सेना बलात्कारी है, जो कन्हैया कुमार सेना के खिलाफ बोलता रहा, सेना के जवानों के खिलाफ बोलता रहा, कहता कि वो बलात्कार करते हैं,
और आप विंग कमांडर होके जाके आप कांग्रेस पार्टी में कहती है सेना का सम्मान बढ़ा रहा है। कर्नल पुरोहित के साथ आपने क्या क्या किया, उनकी खालें लुचवा ली, आपने उनको बर्फ की सिल्लियों पर रखा। आप नीरज जी बोलना पड़ेगा, जाकर आप खड़े होते हैं और उसके बाद आप कहते हैं सेना का सम्मान बढ़ाया। सेना को बूट नहीं देते थे, सेना को गोली चलाने का अधिकार नहीं देते थे, सेना के ऊपर उपद्रवी गोली चलाते थे, पत्थर मारते थे। सर ब्रेक भी लेना, सेना का अधिकार 37 हो गया, मुझे एक ब्रेक भी लेना है। अनवर जी बेचैन मत होइए, आपके पास मैं तुरंत आता हूँ, तुरंत ब्रेक के बाद आता हूँ, बिल्कुल आता तुरंत, छोटा सा एक ब्रेक, वापस आते हैं आपके पास। और फिर से आपका और बातचीत हो रही है। दो अलग अलग जो ग्रुप बने हैं 2024 के इस महासंग्राम के लिए, जो नया ग्रुप बना है विपक्ष का, उसका नाम इंडिया रखा गया, वो एब्रीविएटेड है, उसका लंबा सा नाम है, वो स्क्रीन पे चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा 9 मिनट बाकी, देखिए अब पूरा समय आपको दिया, मैं फिर मुझे आरोप मत लगेगा कि समय नहीं मिला, छोटे छोटे जवाब मुझे सबसे चाहिए। अब्बास हैदर जी पहले आपसे, आपने एक प्रयोग पहले किया, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर लड़े, एक बार आप कांग्रेस के साथ भी मिलकर लड़ चुके हैं और दोनों बार वो बहुत फ्रूटफुल हुआ नहीं, इस बार क्या अलग होगा? देखिए निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों पे एक मजबूत कार्डर है, उनके पास मजबूत कैंडिडेट है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में निजात दिला सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। देखिए 2019 के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, वो अपने शिखर पर थी और शिखर से आदमी नीचे आता है। देश में तब भी 63% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया और यह संख्या अब बहुत अधिक होगी, क्योंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, आज उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि वो 20 करोड़ रोजगार कहां है। देश की जनता जानना चाहती है कि बेरोजगारी दर 8.1% अगर अप्रैल में हो गई है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, 12 करोड़ लोग एक वर्ष में बेरोजगार हुए, तो उसका जवाब क्या है? देश की जनता यह जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से कि काला धन लाने को कहा था, स्विस बैंकों में आज काला धन सर्वाधिक मात्रा में क्यों है? 2 डिमोनेटाइजेशन हमारे देश ने देख लिए, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, लेकिन 2 डिमोनेटाइजेशन क्या साबित हुए? काले धन को सफेद करने की एक प्रक्रिया, इससे अधिक कुछ नहीं। हमारा देश ये जानना चाहता है कि आपने कहा था 2022 के अंत तक सबको पक्का मकान देंगे, कितने लोगों को पक्का मकान मिला? हमारा देश ये जानना चाहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था किसानों की आय दुगनी करने, वो कितने किसानों की आय दुगनी हुई? तो ये विषय हैं, ये मुद्दे हैं जो हमारे देश की जनता से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ देश की जनता को धर्म जात के नाम पे बांटने का काम किया, देश को पीछे की ओर ढकेलने का काम किया। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन की हमारे देश की जमीन कब्जा है, लाला कब दिखाएंगे? देश ये जानना चाहता है, देश ये जानना चाहता है। सर प्लीज, समय कम है। मैं ये आवाज अड्डा में हमेशा चाहता हूं ना कि ऐसी बात हो जो मैन्यूवरिंग दिखे हमें। 2017 से लेके 2023 तक आप कितनी बार चुनाव हार चुके हैं, है ना? मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको कोई सुने बात सवाल सुना करो सर, आप पहले, आपके लिए अच्छी बात। अभी कार्तिक बत्रा ने इतना बढ़िया एनालिसिस किया कि क्या कोई ऐसी एंटी वेव चल रही है क्या आप 3 लाख के मार्जिन वाले को घटा के एकदम नीचे ले आएंगे और आप जीत जाएंगे? ग्राउंड पे ऐसा दिख रहा है क्या? 5-10 चुनाव आप हार चुके हैं वहां पे। मैं कह रहा हूं कि ऐसी बात बताओ जो अभी जैसे लोकतंत्र की हत्या हो गई। मैं अभी अपने गांव गया तो उनको किसी को नहीं पता है कौन सा लोकतंत्र किसकी हत्या कहां हो रही है। उनको ये पता है कि मेरे जीवन में क्या असर पड़ने वाला है कल सुबह। ये वही प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं आपको एनालिसिस के तौर पे मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए सच्चाई यह है कि 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 50% मत प्राप्त हुए थे, लेकिन वो 10% घट के 40% हो गए 2017 के चुनाव तक, तो निश्चित 2022 के चुनाव तक, तो निश्चित रूप से 10% का मत भारतीय जनता पार्टी का घटा। राजस्थान चुनाव हार गए थे, लेकिन वो लगातार 100% जीते। वो 2024 था। अब ये नहीं समझिए ना। अब रुकिए सर, रुकिए अनवर जी से एक छोटा क्लिक सीधे समाजवादी पार्टी को मिलेगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, एनालिस्ट के तौर पे एक डेटा के आधार पे ये फैक्ट बता रहा हूं सर, प्रैक्टिकल। हाँ अनवर जी, छोटा सा जवाब एकदम। पहले मुझसे कहा था कि आप मुझसे सवाल पूछेंगे, लेकिन आप आखिरी में बीजेपी के प्रवक्ता को ही लाएंगे, जिससे कि वही आखिरी में तो मेरे पास कार्तिकेय भाई बैठे हुए, उनको एक ही बार गया हूं, वो गुस्सा। कांग्रेस देश के लोकतंत्र की ओरिजिनल थाती जानती है और कांग्रेस ओरिजिनल है। ये लोग छद्म राष्ट्रवाद की पैकेजिंग करके आए थे, तो जिस तरह से ये 3 लाख आया ना, उसी तरह से ये 3 लाख का अंतर भी खत्म हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री चीन का चांद नहीं बोल सकता, मणिपुर का मां नहीं बोल सकता, महंगाई से कुछ नहीं कर सकता, ऐसे प्रधानमंत्री को अब लोग पसंद नहीं करते हैं। और इस सच से आरएसएस का तो सामना हो चुका है। जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ लें उतना अच्छा है, उतना कम दुख होगा। और अहंकार जो है, हर एक का अहंकार टूटता ही है। अहंकार के साथ ये चीज है कि वो किसी का भी नहीं चलता
और लोकतंत्र जिस तरह से अहंकार तोड़ता है 2004 में दिखा है और 2024 दिखाएगा। जी अनुमा जी। अच्छा, अब कार्तिकेय जी पहले आपके पास, फिर संजय जी के पास। कार्तिकेय जी, मुझे समय नहीं मिलेगा क्या नीरज भाई? सर अरे रुको ना, अब मैं अपने दोस्तों को एकदम मेरा टाइम नहीं दिया। अब दोनों हमारे दोस्त पत्रकार लोग, आप लोग सारे नेता हो गए, दोस्त आप भी हैं, लेकिन इनको मैंने एकदम समय नहीं दिया। कार्तिकेय जी ये बताओ, आप गणित और रसायन विज्ञान तो हमने समझ लिया, ग्राउंड पे चलेगा क्या, इशू क्या चलेगा, जो बिकेगा माल, मतलब सेलेबल आइटम क्या है? नीरज जी थैंक यू, आपने मुझसे ये सवाल पूछा। अगर आप ना भी पूछते मैं इसका जवाब देता। मुझे पता है कि आपके मन में चल रहा था, इसलिए मैंने सवाल सोच लिया था। देखिए, सपा के जो स्पोक्स पर्सन है ना, उन्होंने जो ये अभी पूरा वक्तव्य किया, इतना वेल आर्टिकुलेटेड, वेल रिसर्च। प्रॉब्लम यही है, ऑपोजिशन जब तक केवल गलतियां गिनवाएगा तब तक काम नहीं बनेगा। आप देखिए, आज की ऑपोजिशन ने एक सोशल इंक्लूजन पर हमें अपना एजेंडा बता दिया है, सोशल सिक्योरिटी पे एजेंडा बता दिया है, लेकिन एस्पिरेशनल इंडिया के लिए एजेंडा अभी तक नहीं बताया है। अभी भाई ने इतना, जो समाजवादी पार्टी से हमारे मित्र हैं, उन्होंने इतना अच्छा बताया कि ये प्रॉब्लम्स हैं। आप एक बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, इकोनॉमी का हाल आपको भी पता है, प्रॉब्लम्स आप भी गिनवा सकते हैं। प्रॉब्लम लेकिन ये है कि उसके बाद जो सॉल्यूशंस का एक होना चाहिए अपेंडिक्स, वो मुझे ऑपोजिशन की तरफ से आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक क्रेडिबिलिटी, वही बात है क्रेडिबिलिटी की। तो जमीन पर क्या चलेगा, जमीन पर कॉम्बिनेशन चलेगा कि पहली बात आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अब इतनी सारी विपक्ष की पार्टियां साथ में आ गई हैं, क्या एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल प्रेजेंट नहीं कर सकते जहां पे हर राज्य की एक स्पेसिफिक स्कीम को लाकर आप पुट टुगेदर करके बोलें कि हम ये करेंगे? गुजरात मॉडल यही था कि हम गुजरात का पूरा मॉडल स्केल करेंगे इंडिया लेवल पर। अब जो विपक्ष के पास राज्य हैं, वहां से एक एक स्कीम इकट्ठा करके ही कुछ बना दीजिए। तो कहने का मतलब है जमीन पर चलेगी कि आप डिलीवरी कैसे करेंगे, आपका रोड मैप क्या है, आप कौन सी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, के साथ साथ आपके सोल्यूशंस क्या हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आगे जाकर विपक्ष इसके बारे में भी चर्चा करे, लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स जो आप बोल रहे हैं कि संविधान वगैरह के जो मुद्दे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जमीन पे आज भी वो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट ही माने जाएंगे। एक वर्ग है वो समझता है इन मुद्दों को, शायद अग्री भी करता है उनसे। हाँ, ये हम लोग जब टीवी में डिबेट करते हैं ना, तो ये बहुत फैंसी वर्ड लगता है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, संविधान बिल्कुल बर्बाद हो गया है, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग। ये एक्चुअली ग्राउंड पे आप जाइए तो किसी को से मतलब नहीं यार। ग्राउंड पे नीरज जी, ग्राउंड पे आपको इस चीज को डिलीवरी के साथ कंबाइन करना है। आप देखिएगा कभी भी, देखिए आप बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप नीचे जाते हैं ना, तो उसको बताओ संविधान की हत्या हो रही, भाई साहब ये आपको करना है। कौन सा संविधान की हत्या? एक आखिरी उदाहरण दूं आपको, छोटा सा एकदम 10 सेकंड वाला। हाँ 2014 का जो इलेक्शन था, उसमें आप करप्शन को जोड़ पाए थे इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट से। इस वजह से वो एक इमोटिव इशू वोट्स में तब्दील हुआ। आज की तारीख में वो कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा विपक्ष को, अगर एक फॉर्मिडेबल चैलेंज माउंट कर। जी संजय जी, क्या चलेगा आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इतना अगर कोई चीज ढूंढ भी ले, तो हमारा इलेक्शन जो है, आप शुरू से देख लीजिए, जो प्रेसिडेंशियल स्टाइल का इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम हैं, लेकिन चुनाव जो होता है वो प्रेसिडेंशियल होता है। एक्सेप्ट कि अगर आप कहेंगे कि 77 में तो वो कुनबा एक सामने था कि ये कुनबा है, या जिस समय वीपी सिंह भले ही वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन ये पता था कि किस तरह से वो चुनाव जाएगा। तो इतना बड़ा कुंभा, और जो चीज आप कह रहे हैं कि आज 3 चीजें या लगातार 3 चीजें हम सुनते हैं, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, और देश को बचाना है, देश के लोगों को बचाना है। अब ये जो इतना एब्स्ट्रैक्ट आप कहेंगे, तो इसका मतलब एक डिफॉल्ट मीनिंग ये है कि 2014 के पहले इस देश में बहुत अमन चैन था, सब लोग एकदम आगे खुशहाल थे, संविधान जो था बिल्कुल सही चल रहा था, कोई कहीं किसी की कोई राज्य सरकार नहीं हिलाई जाती थी, सीबीआई ईडी एकदम अच्छा काम करता था, कोई बैंक के घोटाले नहीं होते थे, कोई बाकी घोटाला नहीं होता था, हर आदमी खुशहाल था, देश एकदम सुरक्षित था, हम जो भी था उसको वो करते थे। अब इतना एब्स्ट्रैक्ट आप लेकर के जाएंगे, जो ग्राउंड पे मैटर करता है, जिस चीज की आप बात करते हैं, हम यहाँ जो बहुत सारे समय में ऐसा लग रहा है कि हम चुनावी सभा में बैठे हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो जो डिलीवरी है, माफी साथ रोक रहा हूँ आपको, जो डिलीवरी ऑन द ग्राउंड, असली के अभी चुनाव में बहुत कम समय बचा है, अब मतलब साल भर से भी कम समय रह गया, इसलिए अब वो बहुत अब्स्ट्रैक्ट बातें शायद काम नहीं करेंगी। जो केमिस्ट्री मिलाने की बात बत्रा जी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या रियल इश्यूज हैं, और वाकई क्या सरकार ने एकदम डिलीवरी नहीं की है, इसलिए लोग उससे बहुत नाराज हैं, ये आपको देखना पड़ेगा।
तो वहाँ पे अब जाने की हमारे ख्याल में ज़रूरत है, जहाँ पे बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आफ्टर चुनाव जो तस्वीर निकलती है, जो नंबर्स के जरिए हम लोग एनालाइज करते हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो देखना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है बातचीत करने के लिए। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सिंधी से आवाज़।